सपने आर्मी में जाने के देखता था। कुछ ही दिन बाद मेरी आर्मी में ज्वाइन होने वाली थी। 18 साल की जो मेरी उम्र थी, जब उस टाइम मेरा जीवन सलाह के पीछे था। जो आदमी थाने में बैठा हो, 18 साल उसकी एज, जो खाना कैसे खा सकता था। मैंने मना किया। 100 से रिप्लाई आया कि मन नहीं जाएगा साला, कोर्ट जो से पहले उन्होंने ऐसे हाथ निकलवाए, पे फटते मारे थे, यहाँ से खाल उधड़नी शुरू हो गई। उन्होंने मेरे चिमटियां लगाई। जब मेरी हालत अंदर से ऐसी हो जाती थी जैसे उबाल आया हो, मतलब इतना मैं बता नहीं सकता कि वो झटका। शॉट देने के बाद काफी देर तक मैं सुन रहा दिमाग से। पैर ऐसे हो गई और एक कमर ऐसे हो गई, गर्दन ऐसे हो गई। वो जो सरफ का पानी था मेरे नाखून को डाला अंदर। ऐसा मतलब वो टॉर्चर थे 12-13 दिन तक वो होता रहा। एक समय वो आया जब मैं बर्दाश्त न कर पा रखा, बहुत परेशान था। मैं एक अधिकारी से बोला कि साहब आप मेरा गोली मार दो। मेरे मन में जेल एक ऐसी चीज थी जहाँ मेरी जिंदगी सारी रास्ते बंद गए थे। ये सोचा था कि मुझे जहाँ मेरे सपने टूटे, मुझे अपनी हर चीज जेल से उठा। जो चीज मेरी लाइफ में कलंक बनी, जहाँ कड़ी लगी, जहाँ अपमानित करे तो उस कोर्ट में खड़े हुए, यहाँ पे सम्मान था मैं। हर हर महादेव हर अवड़ा हर जी। महादेव। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो इंस्पायर कर इम्पैक्ट में। जी। सर, आपकी लाइफ जर्नी आपने बहुत सारे पॉडकास्ट पर बताई है और वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि आपने जो लाइफ जी है उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उसी इंटेंट के साथ हम आज ये पॉडकास्ट शुरू करेंगे, क्योंकि मैं एज एन इंस्पिरेशन आपको देखती हूँ और आई विश ऑडियंस भी वहाँ से वो इंस्पिरेशन आपसे सीख सके। तो हम शुरू ही उस नोट से करेंगे सर। 18 साल की जब किसी की उम्र होती है, बच्चा ही होता है 18 साल का, और उस एज में आपके साथ जो हुआ वो हमें तो सुनने में बुरा लगता है, बट आपके ऊपर वो बीती है। तो मैं आपसे सुनना चाहूंगी वो एग्जैक्टली सिचुएशन क्या थी, कैसे वो सर्कमस्टेंसेस बने और क्या रही वो आपकी जर्नी। 18 साल की जो मेरी उम्र थी, जब जिस उम्र में आदमी अपने सपने बुनता है, अपना बचपन जीता है, गांव की गलियों में, खेत की हवाओं में घूमता है, उस टाइम मेरा जीवन सलाख के पीछे था। और वो ऐसा दर्दनाक हादसा था जिससे उभरते उभरते मुझे 12-14 वर्ष लग गए। आज लगभग 14 वर्ष हो चुके उस चीज को बीते हुए। सपने आर्मी में जाने के देखता था, एक देश की सेवा का संकल्प था, जज्बा था। और बचपन से एक चाह भी थी कि बदन आर्मी की वर्दी सजनी चाहिए। अब किसान परिवार से आता हूँ तो देश की सेवा का जज्बा तो हमारे खून में होता है। एनसीसी में सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया। बस ये कह सकते हो कि कुछ ही कदम दूर वो इस देश का एक मैं जवान बनने वाला था। कुछ ही दिन बाद मेरी आर्मी में ज्वाइन होने वाले थे। लेकिन उससे पहले मैं अपनी सिस्टर के 12 अक्टूबर 2011 को गया। वहाँ पे एक इनामी चर्चित अपराधी था। उसने 12 अक्टूबर 2011 को 2 पुलिस वालों पर हमला कर उनकी राइट प्लेट लूट लिया, जिसमें 17-18 लोगों को पुलिस ने नामजद किया। वो 250-200 लोग थे, और जिसमें सबसे कम उम्र और सबसे शिक्षित मैं था। उस गांव में घटना उस गांव से 8-7 किलोमीटर की दूरी पर ही, सही नहीं कह सकता 6 किलोमीटर है, 7 है, 8 है, पर दूरी थी उस गांव से। और घटना करने वाले 3 लोग थे। 17 आदमी को मुकदमा लिखा गया। उठाए 100-200 लोग पे। अब मेरी परिस्थिति क्या थी कि मेरी लोकेशन उस गाँव, बाकी और कोई सिंगल एविडेंस नहीं था। एविडेंस भी मेरे कोई खिलाफ नहीं था। और समय ऐसा ऐसा खराब आया जैसे समय मुझे खुद वहीं ले जाके उस वहाँ के पहुंचा रहा उस गाँव पे। उस गांव में 3 बस जाती थी। लास्ट बस थी वो बस मेरी छूट चुकी थी। और मुझे नहीं मालूम था कि जिस बस को मैं दौड़ कर आज पकड़ रहा हूँ, वो बस इतनी भरी हुई थी सवारियों से कि जितनी सवारी उसके अंदर थी इतनी उसकी छत पे बैठी। आपने गाँव देहात की बसें देख शुरू हो जाती हो। मैं भी उस बस पे दौड़ के छत पे बैठा। मेरी आज भी याद है, नीचे जगह भी थी। सोचता हूँ काश वो बस छूट जाती। काश दौड़ दौड़ कर, मुझे नहीं पता था कि जिस बस को पकड़ने के लिए मैं इतना दौड़ रहा हूँ, बस मुझे 12 साल पीछे का है। वहाँ गए हुए कुछ ही घंटे हुए कि शाम के समय, रात के समय ये हादसा हुआ। और बहुत हाईलाइट स्तर पर उस टाइम का उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी माननीय मायावती जी, और डीजीपी ब्रजलाल जी थे। और इतना हाईलाइट केस हुआ कि शासन स्तर से तो बहुत प्रेशर था प्रशासन पे भी। मैं जैसे अपनी घर पे उन सिस्टर के यहाँ पे गया था, वापिस अपने गाँव आ गया, नॉर्मल जैसे जाता है आदमी। अब मेरा गाँव किरथल गाँव है बागपत में।
बड़ा फेमस गाँव है, बड़ा चर्चित गाँव है। अब पुलिस को ये लगा कि एक चिड़खल गाँव का लड़का उस गाँव में आया, फिर वो अपने गाँव में वापस पीछे लगा। एक संदेह आप कह सकते हो सब, लोकेशन उस गाँव की, बाकी और मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे 24 अक्टूबर को उठाया गया। 24 अक्टूबर को उठाने से पहले और लोग, बहुत लोग उठाए गए, तो रिश्तेदारी थी मेरी वहाँ पे, तो फ़ोन आना मेरे पास लाजमी था। उन्होंने बताया कि यहाँ से सब लोग उठाए गए हैं और ये यहाँ पे भी पुलिस आ रही है। मैंने कहा यहाँ पे क्यों आ रही है? कहे तुम्हारे भी नाम है, तुम उस दिन उस गाँव में आए। मैंने अपने पिता को सूचना दी, को कोई भी पिता अपने बेटे को ऐसे नहीं कि पुलिस आएगी और लोग ले जाएंगे। उन्होंने परिवार, कुंबे के लोग होते हैं उनके पास मुझे सुला दिया, लेकिन जब ऐसी चीज़ सुनते हैं नींद कहाँ आती है। मेरे पिता की आँख का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन भी वो 3 से 4 दिन हुए थे। मोतिया बिंद का ऑपरेशन हुआ था, लेंस उनकी आंखों में डलवाया हुआ था, आंखों पर उनकी पट्टी बंधी हुई। पिता को मेरे उठाया, उठाने के बाद जो मेरे पिता ने मेरे से शेयर किया, जो मुझे पता लगा बाद में भी, उन्होंने कुछ अमित कहा। मेरे पिता ने सोचा कि ये बहुत गुस्से में है, कभी अमित के साथ पता नहीं क्या कर। और मेरे पिता ने कहा कि वो तो बाहर गए हुआ है रिश्तेदारी में। उन्होंने ये नहीं बताया जो गाँव में ही है, मैंने वहाँ पे छुपा रखा है उसे। उन्होंने मेरे पिता की वही आँख सबसे ज़्यादा दबाई जो ऑपरेशन था जिसका। और एक बाप बेटे के बीच में शर्म रहती है, कुछ चीज़ें बता भी नहीं पाई। मतलब मेरे पिता को बहुत अपमानित, बहुत टॉर्चर किया गया, जो मुझे बताते हैं अभी। उसके बाद फिर मैंने पेट में दर्द दो ही चीज़ में महसूस किया, या तो बीमारी में होता है या दहशत में होता है। वो एक अजीब सी दहशत ऐसी थी कि जैसे कोई लाइन खींच रही हो यहाँ से पेट तक पन कर। मेरा गांव इतना बड़ा है, यदि मैं क्रिमिनल होता या कोई आपराधिक पृष्ठभूमि से होता तो मुझे भागने में आसानी नहीं रहती, छिपने में आसानी नहीं रहती, कोई पछतावा ना होता। यदि मेरे से नाव ही पार नहीं होनी, मुझे एक नॉर्मल आदमी पुलिस वालों ने बता रखा। तो एक गांव के सज्जन थे, उनके यहाँ मैंने जाने से पहले, गांव पार करने से पहले नाश्ता किया और ये कहा कि मैं जाऊँ कहाँ, मुझे तो पता ही नहीं वो कहाँ जाऊँ। तो कोई बैठाना उस टाइम पे पसंद नहीं कर रहा था, वो मेरे था कि अगर तुम इसे बैठाओगे कोई तुम्हारे ऊपर सामत आ जाए कुछ। उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए और एक ओढ़ने की चादर दी। 24 अक्टूबर दिन सुबह की समय, 24 अक्टूबर की मध्य रात्रि मेरे पिता को उठाया हुआ है। 24 अक्टूबर की शाम को मुझे उठा दिया था। कहाँ से गाँव से? नहीं, मैं बता रहा नहीं हुआ। तो गाँव मैंने पार किया। मैंने सोचा मैं अपनी दादी के घर जाता हूँ, मेरी दादी सरूरपुर की रहने वाली थी बात। तो वहाँ गए हुए मुझे कुछ ही घंटे हुए थे। वहाँ पे इतनी गाड़ियों का काफिला, इतने पुलिस वाले, सब 40 से हूँ, कार्बन, अतल, एसएलआर, सेप्रो ट्राइकल, ये सब हथियार लेते हुए, ऑटोमेटिक लेके ऐसे थे कि जैसे अमित कोई आतंकवादी हुआ थी। अमित ने बहुत बड़ा कांड किया, क्या कुछ नहीं था। कोई मुझे जानते भी नहीं थे, ना मेरा पुलिया, मैं ना मेरा लान, ना मेरे पहचान, कोई अंदाजा नहीं था हमें कि अमित कौन है। अब सबसे पहला सवाल भी मेरे से ही पूछते हैं रेलवे शिविर में आए पुलिस वाले कि बेटे अमित देखा है क्या। मैं बोल ही ना पाया, जो थे कि ऊपर में जब वे मुझे खाना खिला रही थी, जिनके यहाँ में रुका हुआ था, जिनका मेरी दादी थी, मेरे से खाना भी नहीं खाया जा रहा था। आज भी मैं उस शाम के 10 को याद करूं, तो जैसे ही मैंने ऊपर को देखा तो सारे बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट लगाए थे, ऐसे खड़े। मेरे से पूछा बेटे अमित कहाँ है? तो जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा जी अमित निर्दोष है। उन्होंने कहा अमित है कहाँ? मैंने कहा जी मैं अमित। तो सबने, नो मेरे आज भी याद है ही, सीनियर अधिकारी ने मत्थे में हाथ मारा। मैं हमारे बच्चों से ही छोटा है, कहीं कहीं जिलों की पुलिस ढूंढ रही। तो मुझे उठाया, मुझे बीच में बैठाया, पूछताछ मेरे से शुरू की। उन्होंने, बहुत जल्दी थी उन्हें, जैसे पता नहीं क्या क्या प्रेशर था उनके ऊपर। जहाँ तक मैं उनके बीच में बैठा था, मुझे एक एक लफ्ज़ याद है, किन किन से बात कर रहे हैं, कहाँ फ़ोन कर रहे हैं, क्या उधर से रिप्लाई आ रहा है, को फ़ोन की आवाज़ सुनाई दे रही नहीं। उन्होंने कहा जैन सर अमित मिल गया। उधर से आवाज़ आती है कि यहाँ पे मत लाना, यहाँ पे मीडिया था, आप इसे मेरे सुनो। तो वहाँ ले गए मुझे उसी थाने में जहाँ की रचना थी, थाना भवन की रचना थी। और SHO साहब के भी यही लफ्ज़ थे, अमित कहाँ है? अमित उनके सामने, अपन थे। तो
उनके एक हमारे रिश्तेदार थे पुलिस में, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा मैं, कभी वो रमन गए, उनके ऊपर भी उन्होंने प्रेशर बनाया कि उन्हें सस्पेंड करवा देंगे। ये प्रेशर रहता ही है जब पुलिस का आदमी होता है। तो उन्होंने कहा अरे आप उनके कंधे पार मारा या आपने मेरी नौकरी बचवा दी। तो किसी को नौकरी बचाने की बात थी, किसी को अरेस्टिंग की बात थी, ये सब उन्होंने मुझे कि थाने के अंदर का मंजर पहली बार फेस कर रहा था कि थाना अंदर से होता कैसा है, क्या काम होता है अंदर, जो उनका जहाँ पे हेड मौलवी साहब बैठे रहते हैं, लिखाई पढ़ाई का काम होता है। वाली जाके नीचे बैठा थी, मुझे मैं बैठा था और मेरी सबसे पहले खाने के लिए 2 रोटी आई। मुझे आज भी याद है कि वो 24 अक्टूबर 2011 को थाने में आलू भुजी की सब्जी बनी थी, वो मेरे पास आई सामने। तो जो आदमी थाने में बैठा हो, 18 साल उसकी एज हो, दहशत से भरी रात हो, खाना कैसे खा सकता था? मैंने मना किया। 100 से रिप्लाई आया कि मन नहीं जाएगा साला, कोट लो से पहले। तो वो पिटाई का जो सिलसिला हुआ था शुरुआत पर, उन्होंने ऐसे हाथ निकलवाए पे फटते मारे थे, यहाँ से खाल उधड़नी शुरू हो गई क्योंकि वो पट्टा आगे आता था लगते 10-12 मारे मुझे उन्होंने। उसके बाद फिर तमाम अधिकारी आए, पूछताछ हुई, मेरी बात पे पता कि मेरा कोई मतलब नहीं। वे पूछते थे राइफल राइफल कहाँ है, और राइफल बोली तो बताएगा किसने लुत्सरी। उसके बाद उन्होंने ऐसे इशारा करा कोटो सालों को। और आप अकेले थे उस थाने में कि और भी लोगों को पकड़ रखा था और और वो लोग भी मान गए? और लोगों को उठाया गया था, लेकिन सब अलग अलग जगह बंद किए हुए थे। तो ये कहने के बाद फिर ये मुझे वहाँ से उस थाने से निकाल कर आपने मुझे अंदर लेके चल दी, क्योंकि 28 सितंबर 2011 को शामली जिले का गठन हुआ था। 12 अक्टूबर की घटना थी। तो सारी व्यवस्थाएं जो संचालित थी, कप्तान साहब तो शामली में बैठे थे उस टाइम पर, लेकिन सारा जो संचालन था वो मुजफ्फरनगर, वो शामली नया जिला बना था तो व्यवस्थाएं नहीं थी इतनी। तो सारी व्यवस्थाएं जो संचालित थी वो मुजफ्फरनगर से हुई थी। तो मुझे वहाँ एक सिविल लाइन थाना है, उसके बराबर में एक एसओजी का ऑफिस हुआ करता था। मुझे जानकारी नहीं कि आज है वो या नहीं। मुझे उन्होंने सिविल लाइन थाने की हवालात में ले जाके बंद कर दिया, और मैंने अपने पिता को देखा हूँ कि मेरे पिता को उठाए वो ये आंखों में आंसू लेकर आए मेरे पास। जब गाड़ी से उतरा, गाड़ी जाकर रुकी वहाँ पे, उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे नहीं पता कि क्या क्वेश्चन उनके साथ हो। उन्होंने मेरे हाथ पर जो फट्टे लगे थे फार्मन थाने में, ऐसे मेरे हाथों को वो निहारते रहे, आंखों में उनकी पानी था, और एक बेबस बाप की तरह भी लौटाए घर से। रोज इंतजार रहा मैं कि आज छोड़ देंगे मेरे को, कल छोड़ देंगे। गाँव परिवार सब सीधा सज्जन था, कभी कोर्ट कचहरी थाने नहीं देखे थे हमारे परिवार ने। पढ़े लिखे जरूर थे, लेकिन सादगी और सज्जनपन में आज भी थी है कि वे लोग की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। वे गांव में इंतजार देख करे 4 नवंबर 2011 का वो दिन आया। 24 अक्टूबर से 24 अक्टूबर को जन्म, 25 अक्टूबर की जो सुबह हुई, मुझे उस हवालात से निकाल कर उस डोर से भी ले जाया गया। जो आर्मी में जाने का मैं सपना सोचा था, अच्छे मेरे सपने थे, अच्छा मेरा परिवार था, अच्छे मेरे संस्कार थे, उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ हो क्या रहा। सबसे पहला जो दर्दनाक सीन हुआ 25 अक्टूबर 2011, मेरी पैर गलवाई थी हमने, और दीवार को मेरी गर्दन गड़ी, और ये पैर मेरे ऐसे खोल लिए, ये कह सकते हो कि यहाँ के एक तरह से बिल्कुल पैर स्ट्रेट कर दिए। मेरी चीख निकल गई, और ये बहुत हेल्दी से अफसर थे, नाम तो नहीं ले सकता उनका। उन्होंने दिए थे रख के पैर पे ऐसी दाग, पैर स्ट्रेट करते, मेरी चीख ऐसे निकल रही थी, गर्म चाय भी मुझे पिला रहे थे कभी ये मत जाए, और इस पैर पे ऐसे दाग डाल देते कि बताओ भाई, मैं क्या बताऊँ, दिमाग में नहीं पता। टेबल पे ऐसे हाथ रखाते थे, डंडिया ले जाती उन पे खाल भर। फिर उसके 3-4 दिन बाद उसी थाने के एसएचओ आते हैं। अब इतनी पिटाई होने के बावजूद, इतने पुलिस वाले अधिकारियों को मैंने फेस किया, लेकिन उनसे मैं 10 मिनट के लिए, जब मुझे अरेस्ट किया उसी थाने में, 5-7 मिनट के लिए मैंने देख पाया था। तो ये मुझे आके कहते हैं कि पहचाना भैया। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पहचाना। और ध्यान से देखो, पहचानो मुझे। मैंने कहा मैं तो नहीं पहचाना। अब मैं वहीं से उसी थाने रह सकूँ। पिटाई हुई तुम्हारी? मैं कहा, हाँ। कितनी पिटाई? मैंने कहा बहुत हुई, आप देख सकते हो। उन्होंने पुलिस वाले पास की पैंट निकाला, तो उस टाइम पे मेरी पिटाई
मतलब बैक साइड में ही थी। मैं कहा नहीं यहाँ कोई खाद न उतरी है उसे। उसके बाद उन्होंने इतने फट्टे लगवाए यहाँ पे, इतने फट्टे लगवाए कि खून मांस मेरा लबालब कर दिया। उसी के फिर कुछ ही घंटे बाद एक एक चेयर पे बैठाया जाता है। मुझे बोलते हैं बच्चा सोच के या कुछ भी सोच के, मैं नहीं जानता उनका बोलने का उद्देश्य से क्या था, तात्पर्य क्या था। और मशीन तो थी करंट लगाने की उनकी। उन्होंने मुझे बोला कि ये मशीन बेटा सच और झूठ बोलने की है, और तुम झूठ बोलोगे तो इसमें ये मशीन हमें बता देगी, और सच बोलोगे तो भी बता देगी। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैं तो, उन्होंने मेरे चिमटियाँ लगाई, मेरे से जो पूछते रहे कि बताओ राइफल कहाँ है। मैंने कहा पता नहीं। उसके बाद जो उनकी मुझे ऐसे शॉट लगते थे उसका असर सीधा माइंड पे पड़ता है। उन्होंने मुझे 3-4 शॉट दिए और फिर बंद कर देते थे उसे। और जब मेरी हालत अंदर से ऐसी हो जाती थी जैसे कि उबाल आया हो, मतलब इतना मैं बता नहीं सकता कि वो झटका कैसा था, कि जैसे चिंगारी उठी हो अंदर कुछ। शॉट देने के बाद काफ़ी देर तक मैं सुन रहा, दिमाग से बोल नहीं पाया कुछ भी। उसके बाद चाय पिलाते थे, कभी मर जाए। रोज़ वो टॉर्चर का एहसास होता था। कि फिर 2-3 दिन बाद उनकी एक चेयर ऐसी थी जैसे हम डॉक्टर के जाते हैं तो ऐसे लेटिन की होती है, नीचे का हिस्सा। उनकी डॉक्टर यहाँ सीट कंफर्टेबल होती है, उनकी गोलाई में नीचे कुछ होता नहीं है ताकि ये हिस्सा अंदर फिट बैठ सके। पैर ऐसे हो गई और ये कमर ऐसे हो गई, गर्दन ऐसे हो गई। वो जो सर्फ का पानी था मेरे नाखून को डाला अंदर। 18 साल की एज में नीचे पैर ऐसे बांध दिए हुए थे डंडे से। ये पैर मेरे ऐसे सुझा दिए थे कि मैं, मतलब कल्पना में मुझे नहीं पता कि वो ईश्वर ने मुझे हिम्मत कैसे दी जेल में कर। पैर खोलने के बाद अगले दिन का जो टॉर्चर था, पैर ऐसे बांधे, फर्श पे मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ और इन पैरों को इतनी लाठी मारी कि पैर ऐसे हुए जैसे उठ के पैर हो जाते हो, नहीं जैसे वे खून मांस में ऐसे फैले हुए। उसके बाद बोलते हैं दौड़ो। अब दौड़ नहीं पाता आदमी, लंगड़ा के गिर जाता है खून से लथपथ होकर। ऐसा मतलब वो टॉर्चर 12-13 दिन तक जो भी अवधि रही, उस समय अवधि रही, वो खोता रहा। और वो होने के बाद जब एक समय वो आया जब मैं बर्दाश्त ना कर पा रखा, बहुत बहुत परेशान था, ये था कि पता नहीं मुझे कब छोड़ देंगे बस। मैं एक अधिकारी से बोला कि साहब आप मेरा गोली मार दो। तो आजकल के लोग जो ये बोलते हैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, इंसान ने उस टाइम पे फेस किया सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करा। और कोई दूसरी इसने मैं जन्म दिया उससे नहीं करता। सीता। सबसे ज़्यादा प्यार इंसान खुद से करता। और कितना मजबूर था कि ये कह रहा था कि आप मुझे गोली मार। अभी मौत की भीख मांगता था। एक आज वही अमित है ये जिसने इतनी मेहनत करी, आज लोगों के सामने बैठा हुआ है। कोई दर्दनाक वाक्य हुआ। फिर वो लोग 4 नवंबर को एक प्रक्रिया थाने की पूरी करने के बाद हमें जेल भेजा जाना, सामान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना था। तो 3 नवंबर की रात्रि हम उसी थाने को सुपुर्द कर दिए। कानूनी रूप से हमारी कोई अरेस्टिंग नहीं दिखाई गई, 3 दिन टॉर्चर किया गया। अब फर्जी केस कैसे लगाया कि अरेस्टिंग क्या दिखाई, जो सबकी आप देखोगे किसी की भी FIR पढ़ के 90% उसमें यह आएगा कि गन्ने भी खेत से खुसखुसाहट की आवाज़ आई। जैसे ही पुलिस टीम ने अंदर दाखिल किया तो अमित ने फायरिंग कर दी और पुलिस टीम बाल बाल बच गई। जब अमित क्रिमिनल था, बदमाश था, पुलिस मार दी थी उसने, दोबारा कैसे बच गया। तेरह मेरे वे 24 अक्टूबर को आपने मुझे उठाया, तमाम न्यूज़ पत्र अखबारों में हेडलाइंस आई कि अमित नाम का व्यक्ति उठाया हुआ है, पूछताछ जारी है। जब मैं इस केस में दोषी था मुझे आपने छोड़ क्यों दिया था, जब मुझे आप 3 नवंबर को पकड़ना पड़ा। और सबसे हैरत की बात मैं आपको इसमें बताऊं तो उन्होंने मुझे फिर 4 नवंबर की जो दर्दनाक सुबह थी, जो मैं मेरे जीवन की ऐसी कड़वी सुबह थी कि जिसे आज भी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। 4 नवंबर 2011 को मौसम बड़ा सर्द था, धुंध कोहरा छाया हुआ था। सुबह ही एक डोजर तैयार होता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, कितनी संपत्ति क्या है, वो पूरी फाइल तैयार करिए। पुलिस पर अंदर बड़े प्यार से बोलता रहा वो मेरे से, बेटा बेटा करके। मुझे लगा वो अच्छा इंसान है। मुझे उसने प्यार से चाय भी पिलाई। मुझे लगा अच्छा इंसान है। मुझे ये नहीं पता था कि वो पीटने के लिए चाय पिला रहे हैं कि कभी मैं उसके हाथ से मर न गया।
सारी चीज़ें डिटेल भरने के बाद उसने चाय पिलाई। फिर सारे थाने का स्टाफ जिसकी जब तक सर्दी पड़ी, मुझे आज भी याद है कि उनका एक पिलर था, उस पिलर पे ऐसे हाथ खींचे तो पुलिस वालों ने, पैंट निकाली, अंडरवियर निकाला, और जितना मार सकते थे, जितनी उनकी ताकत थी, जब तक उनका मन नहीं भरा, जितना भी स्टाफ था वहाँ पर, महिला कांस्टेबल भी, सब इंस्पेक्टर थे, मैडम रिटायर हो गई अब तो, वे भी खड़ी थी। उन्हीं के सामने ही एकदम नंगा करके जितने भी लोग थे सर की पिटाई करी। मैंने सोचा जैसे एक बच्चा वो सोचता था जब हम क्लास में थे कि जब कुछ गलती हो जाती तो कि सर उसके मान कि पहले हम ही सोचते कि पहले इसका नंबर आएगा कितने, तो मैं भी मेरे दिमाग में मान गया कि पहले ये जाएगा भी जाएगा। लेकिन वो जो उन्होंने भी फट्टे इतने मारे कि खून मांस लवलब की, सच बताऊं तो 4 महीने बाद तो मैं खा ला पाई थी बैक साइड में, मैं बैठ नहीं पाता था। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी बोटनेस पे, पीएससी का एक वहाँ पे कैंप था, और वे हथकड़ियाँ इस गैप में लगाई हुई थी कि जैसे पशुओं की भी मैंने आज तक इस तरह से पिटाई नहीं देखी। बाहर के लोग जैसे पब्लिक के लोग थे, उन्हें भी थाने में बुला के ये दिखाने के बाद कि देखो इतनी ये उस घटना में पकड़े गए हैं, हमने इतनी इनकी टॉर्चर किया है, जमीन में गिरा के पीएससी के वो घुटने का लट लग रहे हैं, लाठी लग रही है, कान लग रहे हैं, उनको कोई नहीं लिखा। आज भी घुटने से नीचे दो पैर की दोनों जो हड्डी है, 14 वर्ष के बाद ही जहाँ जो लाठी लगी थी वहीं सर्दी लगी। क्योंकि सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में कैसे मैं अपने दुख को समेट के मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता हूँ, ये बस मैं जानता हूँ कि बाहर से मैं खुश नजर आता हूँ, अंदर बहुत पीड़ाओं से भरा हुआ। ये चीज़ होने के बाद फिर आता है एक मेडिकल होता है, डॉक्टर साहब जिन्हें हम भगवान का रूप मानते हैं, जीवन दाता मानते हैं, उनके सामने उन्होंने रिपोर्ट्स बनाई कि इस व्यक्ति के कहीं खरोच की ली, और उनके सामने ही मैं सच बताऊं, उनके हॉस्पिटल में जो सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था थाना बाउंड का, पब्लिक की लाइन लाइन लगी हुई थी, मैं अंदर से पुलिस द्वारा अंदर को दाखिल किया गया, तो डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, और वे जो दो दरोगा जी वे मतलब पुलिस वाले कहूँ मुझे राक्षस टाइप के ज़्यादा लग रहे थे। वे कानों को ऐसे मसलते थे, पीछे अंगूठी पहनते थे, ऐसे मारते थे ज़्यादा, और बहुत टॉर्चर किया, मतलब ऐसे इन्हें पीड़ा हुई उस मतलब 4 नवंबर के, पिटाई पूरा ही नहीं पिटाई हुई तुम। और 12 दिन 8 10 दिन से ज़्यादा मुझे नहाए हुए हो गए थे, शर्ट में करके यदि चप्पल में पैरों की कोशिश नंगे पैर था। और डॉक्टर साहब के सामने डॉक्टर साहब जब रिपोर्ट बनाते, इतनी तेज लाठी सोचने का माल थी, इतनी तेज मारी थी, मेरा पैर ऐसे हलने लगा था, ये दिल अपनी यहाँ पे लगी थी वो बीच में बिछा, वो मतलब तो। और एक में मैं जैसे ऐसे पीछे हटा, बिलालन की कुर्सी में कूट गई थी ऊपर से, फिर थप्पड़ मुझे हमारे चाटे लगते हैं, जब मैं ये आवाज़ हुआ 2 4 चाटे में हम ये मानते थे कि दर्द नहीं होता है, लेकिन जब इतने चाटे लगे कि ऐसा लगता था कि पर्दा मतलब चाटे लगने में दर्द होता है, और मुंह लाल बना दिया सामने पीटते हुए, अंगूठी भी उनकी मतलब ऐसे करते थे, बहुत बहुत कान मसलते थे। बहुत सारी ऐसे अंगा पीड़ा ऐसी थी कि डॉक्टर साहब ने लिख कर रिपोर्ट करते, उसी दिन मेरी 2 रिपोर्ट होनी थी। अब शाम का समय था, अब ये मामले न्यायालय के समक्ष ऐसे समय को पेश करना चाहते थे कि जज साहब भी नजर नहीं पड़ा, लंगड़ाते हुए अपने दुख को समेटते हुए, बॉडी से खून रिसता हुआ, पैर से चला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, ये सब कपड़े पीछे से खून में भीग रहे थे। न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया, बस हाथ उठवाए हुए, बाकी सब आगे से कवर कर दिया पुलिस ने, गर्दन गर्दन दिख। तो बिल्कुल तो की छोटे की बॉडी दिखी। ये भीड़ के समय पेश किया गया, माननीय न्यायाधीश की नजर न पड़े। रीडर साहब से बात की, रीडर साहब ने प्रक्रिया पूरी पूरी साहब के साइन पे हाथ उठवा दी, फिर लेकर चल दी। अब जेल के गेट का मैं ले जाया गया, पैदल जा रहे हैं, पीछे से लट लग रहा है जेल के, जेल तक जाते हुए लाठी लग रही है, और जब वो देखता हूँ जिला 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 कारागार मुझे फोन कर, वहाँ उसे देखने के बाद ऐसा लगता जैसे दुनिया खा रही है। मैं देख रहा था कि वो
अलग अलग बागमती होके जिला कारागार में दफन हुआ। जब आदमी वहाँ गर्दन झुका के दाखिल होता है शरीर में, तो सिर्फ आदमी दाखिल नहीं होता है, आत्मदेह सपने सब कुछ दाखिल हो जाता है, टूटे शरीर के साथ, टूटे मन के साथ, टूटे सपनों के साथ मैं शरीर में दाखिल हुआ। और जेल के रिपोर्ट में जेलर साहब ने लिखा थी लकम्मा क्या वाला, जो मेरी रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने ठीक पेटी की बना पे। उनका दोबारा डॉक्टर हो किसी, आप कहाँ जा रहे हो, ये जल्दी में छोड़ के जा चैन पे करा। अगर ये मन गया तो जिम्मेदार जेल प्रशासन होगा। अब जेल प्रशासन भी जिम्मेदारी थी मेरी जन्म की मौत की, जो कि उनकी कस्टडी में था। उसके बाद जेलर साहब ने कहा बैरिक मत नहीं जा सकता। तो मेरी जो 4 नवंबर का रिपोर्ट नॉर्मल बंदे की तरह मैं वो बैरिक में नहीं शिफ्ट किया गया, मुझे उस हॉस्पिटल में जेल पे शिफ्ट किया गया। कंधे पे उठा के नहीं, जो वहाँ का स्टाफ था हॉस्पिटल में ले जाया गया मुझे। और जेल में जो सीनियर बंदी होते हैं, जो किसी ने मेडिकल की पढ़ाई की हो या किसी अपराध में बंद रहते हैं, उनसे ऐसे ही काम ले लेता है। तो एक इंजेक्शन लगाने आए बंदी हैं, ये कुछ न कहीं दिन तक इंजेक्शन लगा दवा में। 4 नवंबर को मैं जेल ले ले रहा था। तो मेरी पहली जो मुलाकात हुई मेरे पिता से 7 से 8 नवंबर को हुई। वे उन्हें आवास नहीं था, ने मुझे वहाँ के लोगों ने समझाया था कि तेरे फिक्र है, ये रोना मत, ये घर जाते रोने नहीं। मैं बड़ा मजबूत हिम्मत दिखाते हुए, उन्होंने मुझे एक मुलाकात हफ्ता होता था, अब तो जाली की मुलाकात होती है, पहले ऐसे आमने सामने बैठ के मुलाकात होती थी। मुझे उन्होंने गोद में उठाया क्योंकि मैं पैर से चल नहीं पा रहा था, पैरों में सूजन भी बहुत थी, मेरे मूली की सूजन भी पीछे में जा रही थी सब। ये सब पीछे मिलाने के बाद मुझे उन्होंने गोद में उठाने के बाद उस पर चादर पर बैठा दिया। मेरा अंदर से जो पानी आता था वो खून मांस के अंदर कुछ भी आता था बैक साइड से। मैं ऐसे उस चादर पैर से बैठा था, गोली की सूजन में कैसे मिटा सकता था, बैर की सूजन में कैसे मिटा सकता था। मेरे भी कहना है, हमने कभी जेल वेल पर मुंह नहीं देखा था, ना कोई वास्ता पड़ा था, ना सब परिवार है ना। तो एक किसी अकेले मेरे पिता की आने की हिम्मत नहीं मिलती, मैं किसी बुजुर्ग आदमी को लेकर आए जिसे उन चीज़ों की जानकारी थी। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे हाथ दिखे ऐसे, रोने लगे और ये कहा कि ये क्या होगा, कहाँ बैठा दिया किस्मत ने लाकर। मैं लेकिन उनकी बात को सुनकर चुप था, मैं एक समझा रहा हूँ कोई बात नहीं, अगर यहीं लिखी होगी तो यहीं बीतेगी, अब यहाँ नहीं लिखी होगी तो बाहर नहीं। अभी जैसे हम 2 भाई है, मैंने कहा एक तो है भी आपके पास, तो समझाने की जो बात थी उन्होंने उन्हें कह सकता था, मैं वो ये बात। उसके बाद मैं आवास वाली से बैठन जा रहा, अब पिता है, पिता के समझ में उन्हें वो लोअर नीचे किया, अंडरवेयर नीचे किया, और मैं कि काकन अंदर से अलग प्रकार की चीख निकली। प्यारे छुपा रहा था मेरे से, मुझे पता था, मैं तेरे लिए ट्यूब लाया, जो दवाई के लिए की ट्यूब थी। एक तकलीफ यत्न 2 ट्यूब देकर गई, और ये जो घुटने से नीचे पैरों की सूजन थी, और फिर में दाल पे जो पानी होता है, वहाँ के जो लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ उसी से सूजन, नमक का पानी बोल सकते हैं, दाल का पानी आ सकता था। वो दाल के पानी में 2 वो आते थे, जब उसमें कपड़ा भिगोता था और उस पर गर्म दाल पता, तब कितने दिन बाद जाने के बाद सूजन ही पैरों पर उतर पाई। और जब मैं वहाँ पे दाखिल हुआ तो ये दीवारें बहुत ऊंची ऊंची दिखती थी मुझे, ऐसा लगता था कि पता नहीं यहाँ से कभी बाहर भी जाता हूँ नहीं जाता हूँ। तो लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद था, सब कुछ अच्छा रहा, 2.5 साल बाद में उन सब बाहर आया, और वो भी एकल। उसमें 7 अंक मेरे जीवन में ऐसा जुड़ा कि मेरे सारे शुभ काम 7 तारीख को भी। जैसे 8 फरवरी मेरी जमानत की मुझे जानकारी थी कि 8 फरवरी 2014 को हाई कोर्ट में सुनवाई, लेकिन किसी कारण से वो डेट 7 में शिफ्ट हो गई। मुझे 7 में जानकारी नहीं थी कि मेरी बेल हो चुकी है हाई कोर्ट से। 8 तारीख को मैं महादेव की, भगवान शिव की पूजा करता था मैं,
मुझे फुल उम्मीद थी कि मुझे आज अच्छा होगा कुछ जो है तो। लेकिन मेरे पास एक पुलिस वाला आया जेल में, करे अमित तुम्हारा ही नाम है? जो चीफ साहब बोलते हैं कि हमारे दहान तो आपकी कल जमानत हो गई। मैंने कहा मेरी तारी बात करेंगे कल हो गए। मुझे यकीन नहीं हुआ था वो आने में। उस बीच में जब मैं व्यक्ति और जेल में मुझे कविताएं लिखने का शौक है, शायरी लिखने का शौक है, तो 3 गाने में महसूस करता था बैठ कर ही तीनों गाने में जीवन की एक हो चुकी हुई थी। जैसे आर्मी में जाने वाला था, जेल में बैठ के सोचता था कि बना के क्यों किताब नसीबा ऊपर वाला। और जब समय ज़्यादा हुआ वहाँ पर मेरा मन नहीं लग रहा था, तो भोलेनाथ से भजन है गीत से कब लोग एक कबर बोले हाँ थोड़ी देर लगी। और जब उस पीड़ा को और ज़्यादा महसूस करता था कि मेरी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। आपने एक गाना सुना है, पिंजरे के पंचरे तेरा दर्द में गाए तो बाहर से तो खाने से एक भीतर भी करो। तो ये अपना आपको वहाँ मोटिवेट भी करता था भगवान के रूप में या उस दर्द के रूप में। अब उस दर्द के साथ जीने की आदत पड़ गई थी। और जेल में जब मुलाकात आती थी मेरे के साथ, शुरुआत में तो 15 दिन में आए मेरे से नहीं। फिर जब कोई आस ना रही छूटने की, फिर 1 महीना हो गया। जब फिर और ज़्यादा टाइम लगा तो 1.5 महीने में एक मुलाकात था। बाकी लोग जो मतलब कुछ लोग आते हैं शुरू शुरू में, बाद में फिर मिल ना पाता है। कुछ ही लोग रह लगते हैं दिलाग तक आते हैं तो मैंने भी बहुत आते थे। ऐसे भी समय पे बच्चे ना कि खेलने में जो भी सामान वो ला पाते थे, मैं से थोड़ा वो बड़ा दुख होता था। लेकिन जब ये 3 राउंड की कक्षा बोलती थी अंदर, तो जिस दिन मुलाकात आती थी तो ऐसा लगता था साथ खोल लिया दिवाली का। मिलने के बाद फिर उसी बात में कोई रहना कि आज आई थी मिलने, चले गए अब पता नहीं कब आएंगे। और जब भी मिल के जाते थे अपने, जैसे सरबजीत मूवी देखी होगी, जेल से निकलते हो कुछ भीड़ में कोई रात उठाते ऐसे, जब तक हम दिन तो सिर्फ तक खुद से बंद नहीं होते थे वो उंगली गर्दन ऐसे घूमती रहती थी अब मेरा हाथ से। तो ऐसा और दर्दनाक के साथ जमानत के लिए हमारे पास पैसे न थे। एक आगे सज्जन आते थे, मतलब उन्होंने वहाँ पर 30,000 रुपये ना खाली पुरसम पे लगा देंगे रहे करते हैं। मेरी जमानत जाते लग गई। फिर मैं बाहर आया, मतलब 18 से 21 साल इतना देते हैं। ओपी टाइम तैयार नहीं, बचपन जीने का कॉलेज लाइफ जिमेगा वहाँ मैं ये प्लेस सब कर पा रहा। वो मैं वो जो हथकड़ी लगने का जो अनुभव है, जैसे बम्बी वाना कर जाते हैं, आज भी जब मैं उस गाड़ी को, वो गाड़ी मुझे कहीं टकरा जाती है तो उस गाड़ी में जितने जो लोग उठते हैं मुझे नहीं पता कौन दोषी है इसमें कौन निर्दोष। लेकिन उस गाड़ी को देखने के बाद मुझे भी सारी स्मृतियाँ मेरे मन में घूमने लगती है कि कैसे ठूस के उस गाड़ी में बैठे थे, कैसे जालमों को ऐसे बाहर की दुनिया देखते, कैसे अब पड़ी लगा कर गर्दन झुकाई ऐसे आ जाते थे। कि अपने मन में एक दिल की संकल्प था, जुनून था कि जहाँ माँ होता है नहीं सम्मान था। लोगों ने मजाक भी बनाया यदि मैं इससे सोच कर आया था कि पढ़ना जब मैं पढ़ने लगा, कुछ लोग आस पास आते होते हैं मेरे वर्जन कह सकते हैं से, तो कुछ लोगों ने कहा था क्या फ्रेर अपने 2 रोटी कोई भी देख। मैं उन सब चीज़ों को इग्नोर किया। और पिता पे सामाजिक प्रेशर इतना बना कि मैंने अपने नौसे को मुझे नहीं कहा कि तू यहाँ से चला जा। लेकिन उनकी आंख के आंसू, लोगों के ताने अब के इस कारण देख तो मैं समझ गया था कि ये परेशान है। मैं बाजार में जाता था अपने गाँव में तो दोस्त वाले मेरे से पैसे लेने बंद कर दिए। बड़े लोग भी मिलते कि मेरे पिता की मुड़ के मुझे नमस्ते करने लगे। मैंने कहा एक दिन दो रोक के भाई इतना ऐसे क्या काम करा जो आपके दोस्त, आप पैसे नहीं ले रहे थे दोस्त थे तो मैं दोस्त नहीं देने लगा। खैर उसने लिए, लेकिन मैं कितने लोगों को फेस करता, कितने लोगों को देखा, मुझे ही लगा अपने यहाँ से निकल गाना उचित है। आप यकीन मानने की गुड़गांव वो मेरे एक शहर है जिसने मेरे अंदर किसी ने मेरी क्षमता पैदा करा। गाँव में मारुति की फैक्ट्री है, तुमने याद में किस दिशा में है तो क्यों उद्योग याद में, वहाँ पे एक यादव जी से एचआर। मैं अपनी बी ए ने कंप्लीट नहीं थी, सेकंड ईयर में मैं वापस थी इसमें डिग्री दे दिया गया था। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट एनसीटी में सी तमाम कर मेरे साथ मैं वहाँ पे अपना रिज्यूम और वो फाइल लेते पहुँचा। और साथ में तुम मेरे मुंह की तरफ को देखते थे क्योंकि मेरी एज
वहाँ से आने के बाद बहुत हल्के। मैंने बेटा यहाँ क्यों आए हो आप? मैं कहा नौकरी कर रहे हैं आप। हमने 10,000 रुपये देंगे बस खाने के लिए, 8,000 रुपये देंगे कर लो कि मैं हाँ कर रहे हैं। तो कह रही एक बार देख लो। तो मुझे अंदर लेके गई जहाँ पार्ट्स का पट्टा चलता है, कोई बोल्ट कसता है, कोई कुछ कसता है, कोई चिंगारी चिंगारी होती है। कहीं वे इतने काले काले जूते पहन के उनके पार्ट्स खींचने हैं। तो जब मैं चिंगारी के पट्टे पे पहुंचा तो वहाँ मैं खड़े हुए बस एक चीज़ आवाज़ हुआ था मुझे कि जब सब कुछ सही सलामत होने के बाद मैं इस जगह का आके खड़ा हो सकता हूँ, यदि यहाँ से मेरे कोई शरीर का अंग खराब हुआ तो मुझे कोई भी नहीं रखने का। तो जो मेरे छोड़ने आए थे नैनीताल में आप घर जाएंगे, बेफिक्र होकर जाना, गलत ना पहले था ना आज हूँ ना पर, आपका नाम नहीं टोकूंगा, कितना नहीं तो क्यों तो देव बात करो। तो गुड़गांव में एक ओल्ड गुड़गांव गाँव ना, सुखबीर कटारिया मंत्री जी रही है, खेल मंत्री जी, उनके भतीजे दीपक दीपक कटारिया की बिल्डिंग मुझे सनगति व्यक्ति रहते थे, जो सेल्स में नौकरी करते थे मारुति की। उन्होंने मुझे अपने पास रखा और गुड़गांव गाँव से आके यदि वहाँ के रास्ते से परिचित हो, आके स्कोप की दूरी आप समझते कितनी, रेड लाइट पार कर पैदल जाता है, मुझे लगता है 6 किलोमीटर के आसपास की दूरी हो। मैं वहाँ पे भटकता हुआ कोर्ट में पहुंचा क्योंकि दिमाग में वही चीज़ आ रही थी कि वकील बनना है, लेकिन वो अपने सपने किसी से इसको नहीं कर। मेरी बीए फाइनल में इधर मैंने एडमिशन लिया, इधर मैंने अजय चौधरी वहाँ के सेक्रेटरी रहे बार के, और वंदना मैडम, दोनों के पास में, और दीपक सर, इन तीनों की आपस में सलाह नहीं। एक अनजान बच्चा जिससे कोई जानता नहीं है, अदर स्टेट का बच्चा जिसकी ना रहने की व्यवस्था ना खाने की व्यवस्था, वो बकता हुआ कोफ्ता यार, वो 1:30 से 2 बजे का समय था, वे सब लोग खाना खा रहे थे, इनको कैमरे के बाहर खड़ा हुआ है। जब भी सब लोग थे हुए के अंदर था, मैंने कहा नमस्ते मैडम, रात में रखने में बड़ी मासूमियत थे, बस आ रहे काफ़ी लपी फाना रख लो मना मत करिए, तो आपको जानते थे याद रहने का समय। उन्होंने मेरे को इतना भरोसा विश्वास दी, उन्होंने बोला तेरे पैसे कितने लोग, अब डॉग के पुकेरी पे का सारा 3,000 रुपये की नौकरी थी मेरे यार भी आकर, और 3,000 ही मेरा मांगता नहीं था। अब ने क्या पता उसके पास खाने के पैसे न। मैडम ने कहा 3,000 रुपये दी, मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ पैदल जाता था उस गाँव से, संदीप जी ने आसरा देवी बोले क्या फ्री रह लो कि, मैंने कहा ज़्यादा पैसे को मुझे नहीं करने, लेकिन वो फ्री नहीं रहेगा। उन्होंने 1,000 रुपये दिया करते तब गए बच्चे बहुत आ के, अब तो 2,000 के मैं बोलता हूँ जैसे सर क्या ही होता है। और वे 20 रुपये बतान तो पुक्कल में ऑटो के, मैं पैदल जाता था 5-6 किलोमीटर पैदल लगता था, 20 किलोमीटर उपवाल करता था। सुबह तो 35 रुपये खाता तो शाम का बजा के बढ़ सकता था। तो दोपहर की कहीं भंडारा हो या कोई रास्ते में बचा हो, मंदिर प्रसाद हो, मैं बाद में देखता था जाए खाता अंदर, और मैं शाम का लेकर गया पता नहीं ऐसा तारी पीरियड रहा ये मैडम बोल इन से जाओ के कल चढ़ गया ना, स्कोर का चक्कर काटता आता था, पानी तीसा आता देखता, कभी कभी ये सोन कर मतलब खाना नहीं हार तक वो दुखता है। फिर शाम के समय गुड़गांव कोर्ट की जल्दी हमारी वेस्ट छुट्टी में तो शाम तक काम चलता है, वहाँ पे 3 से 4 की फ्री हो जाती है। गुड़गांव गाँव में एक बाजार बनता है शाम को, सुखराली, वो सच्ची। मैं सदर बाजार से यदि आज ही बात याद करूँ, मेरे पास ठंड से बचने के मौसम कपड़े नहीं को, सदर बाजार के गेट में मार्केट बोल रहे थे कोल, उसका 100 रुपये भी गज मिलके मैं वहाँ से 2 जर्सी खरीद के लाया, एक खड़े रंग से एक की दर से, लेकिन उनमें सर्दी में रुक क्योंकि हाथ सेक कर रखता था ऐसे। फिर शाम को मेरा जब पैसे मकाम में चला, आप ये देखिए कि गुड़गांव गाँव में सुरेंद्र शर्मा जी रहते हैं बैंक में मेंबर, उनके घर के बाद मैं पहुंचा। मैं सदर बाजार से कलिंदर खरीद कर लाता था खुले में पैदल पैदल, और मैं शाम को उस बाजार में एक कैलेंडर बेचने लगा। उन्होंने कहा बेटे तुम कैलेंडर बेचने वाले को मुझे लग नहीं रही, हम मैंने अपनी जुबान से क्वेश्चन बोला। आज मेरे सबसे अच्छे ताल्लुक का जो भी उस याक्रम में साथ रह गए, मैडम हो चाहे सर हो, आज बहुत मुझे याद भी करते हैं, बहुत मुझे रेस्पेक्ट भी करते हैं और मेरी मिसाल भी देते हैं। तो मैं आपस गाँव में कैलेंडर तक बेचे रोड पर, और मैंने लिखा भी था कि देखो कितने जख्म है हमारी आंखों के अंदर, जब कैलेंडर बेचे थे गुड़गांव के अंदर।
वो चीज़ फेस होने के बाद फिर एलएलबी करने का जो सपना था, गुड़गांव शहर के छोड़ने की बारी आई। लेकिन गुड़गांव शहर से आज मुझे इतना ही प्यार है, जब भी उस शहर का नाम आता है, उस शहर के लोग आते हैं। मैंने पैसा तो दमा, लेकिन उस शहर में कोने कोने में अच्छे इंसान मैंने कमाए, जो आज ही मेरे पवन मेरे लिए तो मेरे साथ खड़े रहते हैं। मैं मेरठ आया, जो अब उसमें था जान दे अपने सपनों में रंगी दरने का, ईद की कोई व्यवस्था नहीं, रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। 22 नवंबर 2015 का वो दिन शाम का समय। उस दिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो माननीय मुलायम सिंह जी का जन्मदिन पूरे धूमधाम से पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा था। तो शहर में एक ही कराना गूंज रहा था। जब मैं रिक्शा तो उसमें उतरा, मेरे शहर में अनजान लोग भी थे, अनजान रास्ते भी थे, अनजान लोग दिखते थे। यही नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ। वो 5 रुपये वाला मित्र जिसके लिए मैं 5 रुपये हूँ, वो बेगमपुर से हापुड़ अड्डे तक पैदल इसलिए चला कि 10 रुपये किराया था यूनिवर्सिटी तक। जब हापुड़ अड्डे पहुंचा तो वहाँ से रिक्शा में बैठा था, वो यूनिवर्सिटी में मुझे पहुँचा था। वहाँ मैं पहुँच गया। वहाँ पे मेरे भाई के मित्र रहते थे पसाम के, फिजिक्स डिपार्टमेंट से। इन्होंने बड़ा मतलब अपने पास आसरा 42 लिखा है मेरे ऊपर, और अपने पास रखा। इतनी विपरीत और बुरी 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 परिस्थिति। वो एक सीन आता है वहाँ पे, मतलब कि मैं खाना, मैं सारी चीज़ें उन्हें बता नहीं पा रहा था कि मेरा अतीत क्या है। ये मुझे वर्तमान पे देखी थी कि लड़का गलती करने आया। उन्होंने फ्री में रखा, यानी रहने की और खाने की व्यवस्था कुछ दिन तक फ्री में हो गई। लेकिन और भी खर्च होते हैं, फीस वीस होती है। तो मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत खाई थी। मेरी एलएलबी की फीस थी, एलएलएम की फीस थी मेरी। काफ़ी अधिकारियों ने मेरी मदद कर। तो एक दिन मैं खाना बेसब्री से खा रहा था, जैसे काफ़ी दिन बाद खाना मिला हो, वो मैं इस तरफ ऐसे देख कर बैठ कर। रातों में डरता था उस टाइम। वो मुझे वो सब चीज़ दिखती थी, टॉर्चर पिटाई वाला। तो बहुत ज़्यादा डर था। तो ये कल तो भी डर था, आँख खोलती थी, पूछते क्या हुआ, हमने कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन ऐसा सीन आया, यूनिवर्सिटी में जो होमगार्ड होते हैं, जैसे ही वे नॉर्मल आ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा मेरी तरफ आ रहे। मैं उन्हें देखा, उल्टा मुड़का चल दिया पूरी स्पीड से। करे मैं क्या होते, मैंने कहा भैया ये पकड़ लें। कर क्यों पकड़ लें? तो फिर मैंने उन्हें बताई थी कि मेरे साथ ये हुआ। वो जैसा था, आप कल्पना कर देखो, यदि लोभी के कुत्ते ने भौंकने की भी आवाज़ आती थी तो मुझे सायरन सुना देता था। तो इस तरह का वो टॉर्चर था। एलएलबी के दौरान मेरे भाई ने भी मेरी हेल्प की। फिर जिंदगी में संघर्ष होते हैं, उसकी अपनी लाइफ थी। वो अपने रास्ते पर तोड़ा, मैं अपने रास्ते पर तोड़ा, अपने कर्मों से लड़ता रहा मैं। ये चीज़ें होने के बाद एलएलबी मेडिस आई है ना, केस उधर बराबर चल रहा। वो जो दर्दनाक तारीख का सफर था, और आप कुछ सोच के बड़ी आश्चर्य होगा, कल्पना होगी कि मेरा जीवन 18 से लेकर 30 साल की बात करूँ तो शायद मैं जिंदगी में कभी मुस्कुरा नहीं पाया। क्लास में जैसे वो लोग बैठते थे, सभी बैठते हैं, लड़के लड़के बैठते बैठते हैं, तो मैं बात किसी बच्चे से करूँ, मैं बात करता था टीचर से, प्रोफेसर से बात कर। एक दो होते हैं जो रीड करते हैं, ये बोलता ही नहीं किसी से। एलएलएम का मेरा कैंपस का जो पेज था, तो मेरे मन में जेल एक ऐसी चीज़ थी जहाँ मेरी सारी रास्ते बंद गए थी। मैं मन से पॉजिटिव सोचते हुए यही सोचा था कि मुझे जहाँ मेरे सपने टूटे, मुझे अपनी हर चीज़ जेल से उठा। जो चीज़ मेरी लाइफ में कलंक बनी, जहाँ कड़ी लगी, जहाँ अपमानित करे का उस कोर्ट में खड़े हुआ, यहाँ पे ही सम्मान था मैं। तो जब रिसर्च का समय आया, शोध का विषय आया, तो मैंने उसी जेल पर रिसर्च की। मेरा टॉपिक, मैडम ने पूछा कि आप किस टॉपिक पर रिसर्च करो, मैंने कहा जेल। कर जेल की क्यों करो, ले अच्छा पढ़ें। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन मैडम ने सब बच्चों की प्रेजेंटेशन जब ले गई थी कि जेल से आके जब बाहर आता है जेल से आदमी, तो समाज उसके साथ कैसे व्यवहार करता है, ये मेरे से ही क्वेश्चन पूछा। और लोग 2 मिनट बोल कर बैठ सके। मैं इस टॉपिक पर पूरे आधा घंटा बोला, और आधा घंटा बोलते बोलते मैंने उनको एहसास हो गया कि इसके अंदर कुछ तो चल रहा है। उस दिन पहली बात हो रहा है, मेरी आंखों से लोग आने काशी सूख गए मेरे को पीट पीट।
महसूस करते हो, तुम उस ताकत में तब्दील करते हो अपना। तो मैंने कहा ये समाज ऐसा है कि यदि आप अच्छे हो, सच्चे हो, तो आप अपने फैसले पर अड़े रहना। यही समाज है जो मैं अपने बारे में बताता हूँ। कभी कभी कविता में व्यक्ता था, आज मिसाल दे, तो मेहनत अनुसार परिस्थिति अनुसार लोगों की राय भी बदलती है। समाज जब कोई आदमी जेल जाता है उसे इतनी कीम भाव में से देखता है, चाहे वो निर्दोष भी हो, कोई अपराध को धकेल देने पर से मजबूर कर देता है। अगर वही समाज उसे हिम्मत दे, संबल दे, उसे राह दिखाए, तो उसके जीवन में खुशियाँ भी आ सकती है। जब जेल से आदमी आता है वो इतना कलकम तेज करता है क्योंकि उसे नॉर्मल दृष्टि से नहीं देखा जाता, उसे गिरी हुई दृष्टि से देखा जाता है, उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा जाता है, अपमानित नजरों से देखा जाता है। और वो चीज़ें मैंने फेस की। मैंने तो कहा कि जीरो एक जीरो आत्म मैं आपको मानता हूँ कि ना उम्मीद नहीं रही होने को मेरे पास कुछ नहीं बचा था। आज भी वही स्थिति है, पाने को आज भी मैं अपने आप को शिखर पर देखता हूँ। वैसे मैं सुबह पूजा भी करता हूँ या मैं मंदिर के दर्शन करता हूँ, तो मंदिर मंदिर भगवान भगवान के चरणों में बाद में नमन करता हूँ। मंदिर के कंट्रोल देते ये अजाति रूप में अपना अपना उस चीज में आता हूँ कि भगवान से फिर प्रार्थना भी करता हूँ। मंदिर में ऐसा नहीं कि मैं महादेव की रोज पूजा करता हूँ, अपने मन से हमेशा उनका स्मरण करता रहता हूँ, लेकिन जब मुझे समय मिलता है तो तब मैं मंदिर भी जाता हूँ। एक मैं इस बीच में जो यात्रा रही, मैंने हमेशा चांद और सूरज की लाइव पूजा की है। ये आप इसे आप कुछ भी कर, और अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जो मांगा और जो होता है, जो मांगा वो हो भी रहा है। मैं हमेशा ये हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता रहा ताकि भगवान मेरे से सबकी मदद करा। और मैं चाहता हूँ मेरा खूब ना हो, लोगों की मदद करूँ। पॉजिटिव हूँ, मांगा कुछ नहीं, मदद कराना बस। पॉजिटिव एनर्जी जब मैं किसी के लिए अच्छा होऊंगा तो परमात्मा कुदरत मेरी होकर मैं भी अच्छे कर। तो आप जैसे हो, आप वैसे ही लोग होंगे। इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ता रहा। अब जैसे 2019 में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में, तो जो मुजफ्फरनगर का वो तारीख का सफ़र था, जब तारीख की रात आती थी, अभी मेरे रूममेट है, नाम तो लेना उनको चितनी है, वे मजिस्ट्रेट है, इसे देमल बचैन हुआ, और हम दोनों रूममेट भी रहे। जब दर्द होता था वो व्यक्ति मेरे पैर तक दबाता था। आज भी मतलब बहुत प्यार करता है, काफ़ी मतलब याद पर मुझे भी अच्छा लगता है, सुबह कैसे मेहनत बहुत की है। तारीख पे वो इंसान ऐसा एकमात्र गवाह है कि जब वो तारीख आती थी, मगर भैया कल तारीख है, एक दिन पहले अपने कपड़ों की व्यवस्था रखी। एक दिन पहले मैंने एक चीज़ का हमेशा फोकस रखा कि मेरी जेब में कुछ हो या ना हो, लेकिन मैंने कभी किसी के सामने ये आवाज़ नहीं होगी दिया कि मेरी जेब में कुछ है। मैंने अपने आप को उसी तरीके से मेंटेन रखा। और उसका सिर्फ जैसे 500 रुपये के नोट, आजकल के लोग तो आजकल के बच्चे, एक कोई माँ बाप कुछ ना दिलाओ या कुछ भी समय से उनका शौक पूरा ना हो, उनसे नाराज हो गए सुसाइड तक कर दें। मैं आपको बताऊं तो मेरा जीवन बिल्कुल जैसे एक दिहाड़ी मजदूर की तरह 500 रुपये के नोट के आसपास में बिता रहा था। मेरा मकसद उस 500 के नोट से ऊपर पहुंचना ही नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ इतना था, और मैंने से अपनी लाइफ पर टारगेट बनाया था कि कुछ भी हो जाए मुझे ये केस जीतना है। और सिर्फ जाने उस 500 के नोट के बारे में क्या सोचता था, 100 रुपये जाने, 100 रुपये खाने पे, 100 रुपये खाने पे, 20 में बुक लो कितना, 200 रुपये में एक्स्ट्रा लेके चाहता था किसी को देने जाइए आपको कार्य पर के लिए में, तो उस 500 के नोट का। और वो 500 का नोट भी मेरा नहीं रहता था, वो जो दोस्ती का चक्र चलता था कि इससे भी 10 दिन कैसे, फिर उससे लेती है, उससे फिर बीच में कोई ऐसा मौका मिला, मुझे कोई छोटा मोटा काम मिला, तो वे उनकी रोका दे रखा मैंने किसी का ना। तो हर व्यक्ति ने, हर जो कोई जिन्हें से बूढ़ा मैंने शब्द निर्मित मतलब हेल्प, और ईश्वर के आशीर्वाद से हम स्कोप में कोर्सना जिस दरोगा जी का, जिस आयु साहब ने मेरे पे जुल्म ढाए थे, जो वे सामने रिंग रिंग के कहता साहब आप गोली मारते, वे एवेंस के लिए आते हैं कोर्ट में। इसी हाल में था मैं, जिस हाल में आपके सामने मेरे हाथ में मेरे केस की फाइल थी, तो उस पर उस केस का नाम लिखा था। वे मेरे से गेट में आके पूछते हैं, जब आप मानने अल्लाह के गेट कर गया आई, कि वकील साहब आप किसकी तरफ से हो।
मैंने सोचा, मैंने उनकी बात को 1 मिनट में रीड कर दिया कि ये दोबारा ही बोल रहे ना। मैंने कहा आओ अंदर चलते हैं, क्या फैन डॉक्टर में, मतलब एक मजाक के लगी। सर अब माने न्यायाधीश महोदय सामने नहीं ऐसे, तो मैं फिर पूछा ये बात, वकील साहब आप किसकी तरफ से हो? मैंने कहा आप मुझे नहीं जानते? कह रही नहीं। मैंने कहा मुझे नहीं जानते? कह रही मैं नहीं। और मैंने कहा बताओ साकिर, इनसे क्या कुछ है, ये तो जानते ही। तो उनकी मैं आपको एक बहुत सटीक पॉइंट में आपको बताऊंगा, जो आदमी लो का स्टूडेंट्स नहीं है वो भी इस बात को गहराई से समझेगा। 12 अक्टूबर 2011 की घटना है। हम्म, हमने आईए साहब से एक ही बात का क्वेश्चन किया, मैं कहा आईए साहब मुझे आप एक चीज़ बताइए। 12 अक्टूबर 2011 की घटना, एक सिपाही हमारे शहीद हुए, जिनकी संवेदना में मैं भी उनके प्रति अपनी संवेदना रखता हूँ। हमारे समाज का अभिनिश्चय थे, हमारी सुरक्षा करते थे, उनके साथ दुखद घटना हो। एक हमारे कांस्टेबल बच गए, जो इस घटना के एकमात्र चश्मदीद गवाह के स्टार विटनेस थे। 12/10 की घटना है, 12/11 को आपने उनका पहली बार बयान लिया। उससे पहले उस घायल कांस्टेबल ने आपको कुछ नहीं बताया कि कौन घटना करने में। आपने जेद रही कि मुझे 4/11 की, घायल कांस्टेबल ने तो कुछ बताया नहीं। 12/10 की घटना है, 12/11 को आप उनसे पहली बार बयान ले दे लिखित रूप में। उनसे जिस दिन घटना हुई, जिनकी गवाही पहले ही दिन बेहद जरूरी थी कि घटना किसने की, क्यों की, सारे प्रशासनिक अधिकारी, एक एसपीआर, एसओजी, पार्वती जिले का पुलिस महकमा, मंडल का पुलिस महकमा, लखनऊ से सब अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री जी की इस केस का विशेष विशेष नज़र थी, सब उनके पास पहुँचते। एक आयुष साहब भी एक ऐसे आदमी थे जो उनके पास सबसे बाद में पहुँचे। ऐसी क्या मजबूरी हुई एक महीने बाद सोचे। 12/10 की घटना, 12/11 को पहली बार बयान दे रहे, आपने जेल भेज दिया 4/11 को। घायल कांस्टेबल ने तो आपको बताया नहीं कुछ भी, कौन अमित, कैसा अमित, कहाँ का अमित, किस बेसिस पर आपने जेल भेजा। तो उनकी हवाइयाँ उड़ गई कोर्ट में, इधर उधर देखने लगे। फिर माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने ये बोले कि साहब अमित की क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये बात सुनकर मैं ही आश्चर्यचकित। बोलो कब उसको कब मैंने कहा मुझे भी जानकारी होनी चाहिए कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा साहब अगली तारीख लगा दीजिए, मैं भी देखना चाहता हूँ क्यों। अब जब को तभी तो लग के माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि आप वैसा केस हो तो आप साल हिस्ट्री लगा के हो, या डिपार्टमेंट का केस है, आपने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की कि अमित की क्रिमिनल हिस्ट्री मेंशन नहीं की इसके साथ। उसने कहा साहब अमित की क्राइम क्रिमिनल हिस्ट्री। तो मेरे आज भी याद है माननीय न्यायाधीश महोदय जी का गुस्सा। उन्होंने जैसे रेड फाइल में से मेरे में पेन ऐसे रख दिया, फिर दिमाग खराब रखना। जानते हो किस केस में एविडेंस का? ये केस कोई नॉर्मल केस नहीं है, ये फांसी का सेक्शन है 396, डकैती मर्डर जिसमें फांसी की सजा, उम्र कैद प्लस फांसी की सजा का प्रावधान है। आप मजाक चल रहा है, तो कुछ ना बोल पाया। उसके बाद मैंने कहा मैं आपको अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री बताता हूँ। मेरे पिता एमए संस्कृत हैं 1975 के। हम गरीब बेशक थे, लेकिन शिक्षा हमारे परिवार की नहीं। मेरा भाई एमएससी फिजिक्स है। इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बाद मैंने भी एलएलएम किया हुआ है, पीएचडी करने के लिए प्रयासरत हूँ। ये मेरी बैकग्राउंड है। और यदि साहब हिंदुस्तान के किसी भी थाने में मेरे खिलाफ एक शांति भंग का मुकदमा दर्ज है, तो मैं सब चीज़ स्वीकार करूँ। उतने ऐसी पृष्ठभूमि से पहुंची को न्यायाधीश महोदय सब चीज बहुत समझ चुके। उस फाइल में मेरे खिलाफ को सिंगल काउंट थे। अब आती है रॉयल कांस्टेबल विक्की की बात। उनसे पूछा गया हमारे द्वारा कि अमित हर कितने भाई है? उसने कहा पता नहीं। अमित के पिता क्या करे? पता नहीं। अमित क्या करे? पता नहीं। अमित का नाम किसने बताया? मेरे नहीं पता। वो भी नहीं पता। मतलब घटना में कौन कौन थे अपील होते? अमित को जानते हो? अपना मुझे उसने मतलब जानने से पहचानने से इनकार कर दिया। फिर पुलिस ने एक जबरदस्ती का प्राइवेट गवाह बनाया हुआ था। देखना कितनी बड़ी विडम्बना हुई, क्या का खेल षड्यंत्र मेरे साथ हुआ। जिसके साथ घटना हुई वो तो मुझे जानता नहीं। हाँ। उसने मना कर दिया कि अभी इतने ये वो नहीं की घटना। एक प्राइवेट आदमी जो घटना में उसने नाम लिया, जो इसका एनकाउंटर हो चुका उसका। अब उसने सोचा जो
प्राइवेट था गवाह कि जो मरे हुए आदमी का तो क्या नाम लेगा, इस जिंदे का नाम ले मुझे फंसाने के लिए। तो उसने जिसका एनकाउंटर हुआ, जिस पे एक नाम का नाम ही था, जिसने घटना की, उसका नाम सुमित था। अब उसने नाम दिए सुमित, और दो नाम हो गए, और फिर सुमित हटा दे उसने। भाई कांस्टेबल को कह रही कि सुमित ने घटना करी। अब उसने सुमित हटा के पुलिस के दबाव में आ गए, उसने कहा अमित ने उसने घटना करी। एविडेंस में आप समझ सकते हो, जो मौके थे वो तो कहला दिया अमित है नहीं। अब उसने ये सब चीज एविडेंस खिलाफ करने से पहले मेरे पास डिमांड भेजी थी, कोर्ट की गेट तक डिमांड भेजी उसने। मैं मुस्कुरा रहा था, कह रहा कि पैसे जो उसमें दोस्त का वो था गवाह, उसके भी। तो मैंने कहा पैसे किस बात के, गवाही मैं जो सच है वो बोल देगा, मेरे पास कहाँ से पैसे हैं, मैं तो स्टूडेंट आदमी, कहाँ से पैसे, मैं तो पता नहीं कैसे कैसे संग था। तो उसने इस चिड़ में, ईर्ष्या में, मेरे को इस व्यक्ति को लड़ाई नहीं की ना, मैं उसे जानता था, लेकिन चंद पैसों के लालच में उसने वहां से सुमित का नाम हटा लिया, उसने अमित नाम जोड़ दिया। फिर उससे कुछ चला, उससे हमें क्वेश्चन किए, उसने सुमित नाम लिख लिया अमित की जगह। मैंने पूछा अमित का काम कौन सा, कह रही रमाला का। अमित का मकान कैसा है, उसने ये बताया कि 2 मंजिले मकान, आज तक भी 2 मंजिला नहीं है, 2 मंजिला तालवे है। तो ये तमाम झूठ के वो पुलिंदे रखते गए, लेकिन अंत में जीत सच्चाई कोई मानने ने। वो 27 सितंबर का जो दिन था, मैंने बताया ना, 7 तारीख में मेरी जमानत थी, और 27 उसमें भी 7 का अंक आया, और फिर 7 का अंक टकराया। और आज तक जितनी भी चीज़ें हो रही, 7 का अंक जरूर आता है लाइफ। तो 7 के अंक की भी कृपा मानता हूँ मैं अपने भी, और प्रभु भी कृपा मानता हूँ। और इस बीच में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, प्रभु में और भगवान में आत्मविश्वास की। मैंने 21,000 बार जेल में बैठ के, जिसकी कोई उम्मीद की राह की किरण ना हो, मैंने राम के नाम, राम, श्री राम रेड पेन से समझ वे लिखे वहाँ पे। और जब फरवरी में कोई उम्मीद ना दिखी थी, तो वे लिखने के बाद मैं अपने पिताजी से बोला जब वो मुलाकात पाई कि आपने गंगा ध्यान प्रभावित कर देना। और उसके कुछ समय बाद इतना अच्छा भी, जैसे राम का नाम तैरा कब मैं भी तैर गया। तो प्रभु में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत। रामनवमी, राम नाम में बहुत ताकत होती है, और लोग अच्छे मिले, जैसा आप सोचते हो वैसे लोग मिले लगे। एक चीज़ बोल रहा था ना मैं, कि ना उम्मीद जिंदगी को जब उम्मीदों का पंख लगता है, शून्य से शिखर पर चलने का कहा न सब चीज़ होने के बाद डर नाम का चीज़ तो सारी मेरी डिक्शनरी में ना हो। अगर हालात ऐसे हो, आपको कोई अपमानित कर रहा हो और आप सहज हो, आप डर नहीं रहे हो, आपने बहुत कुछ देखा होगा। आप उन अतीत में नहीं जाना चाहते, आप अच्छे जीवन की तलाश में हो, और यदि अपमान भी हो रहा हो सिर्फ स्वीकार करना चाहिए। मैं सिर्फ दूसरे तरीके से, आप तो हमेशा ये नहीं थी, आपको सम्मान नहीं कर, आपके अंदर अपमान सहन कर सकते हो। खुद को त्रासते रहो, खुद को अच्छा लगता है। तो जो 27 सितंबर को मैं दिन बताया, 19 सितंबर का दिन ऐसा था जब मुझे जजमेंट की डेट मुझे, उस बीच में मैं कभी किसी को लेकर नहीं रहा, कोई करीब मतलब सब यार दोस्त नहीं मेरे समित कई जगह। 19 सितंबर को मैं डेट तारीख पर आया, तो मुझे ये मालूम नहीं हुआ सारी आर्गूमेंट हम के करने के बाद कि 27 सितंबर कैशलेस मार्ट। अब यहाँ से ये मानो कि लाइक आर ओ पार के हिसाब से, वो जो प्रेशर की बात बताना चाह रहा हूँ कि एक इंसान का, जैसे मैंने जब निर्भया के दोस्तों को फांसी हो गई थी, तो मैं और मेरा रूममेट बैठ कर समस्ताई खान जी की स्टोरी बहुत सुनते थे, कि आज उस केस में ये हुआ, आज उस केस में ये हुआ। हम बैठ कर फिर विचार भी करते थे कि वे कैसा फील कर रहे हो। हम सिर्फ बात करते थे उनके बारे में, लेकिन जब जब वो प्रेशर अपने ऊपर आया कि इंसान उस टाइम तक कैसा फील करता है, मैं अपने प्रेशर की बात करूं, तो 19 से 21 तक तो मैं नॉर्मल रहा। जैसे ही वो पट्टा 21 पाया और 27 में फैसला आना था, जैसे ही वो समय करीब आया, मेरा मुंह भी डाल, मेरे कान भी डाल, कि मुझे भूख प्यास भी बंद। एक अजीब से बिल्कुल ये आप ये कह सकते हो कि जैसे बिल्कुल जिंदगी में ठहराव आ गया, ना कहीं जाने का मन, ना किसी से बोलने का मन, अपने आप को एकांत में कर लिया।
लेकिन एकांत में करने के बाद कुछ शुभचिंतक आप कैसे भी होते हैं। हमारे भैया है मेरठ में, वे आके अपने कोली से आकर सोई हुए थे। उन्होंने कहा कि जब मुझे इतनी परेशानी हो रही है नहीं, वो कितना परेशान होगा, ये तुरंत मेरे पास है दुख की पीड़ा में। और मतलब बड़े इमोशनल भाव में उनके मतलब उनके भाव की और उनकी हमेशा रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट करते हुए उन्होंने कहा, अमित हमारे होते हुए तुझे मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तेरे पास किसी चीज़ की कमी, तुझे कितना पैसा चाहिए। मैंने कहा कुछ भी नहीं चाहिए उनके तो आदमी मतलब उनकी मोहब्बत देखूंगी, मोहब्बत की मैं क्या तारीफ करूँ। मेरे पास 10 लाख रुपए लेके खड़े की। मैंने कहा पैसा नहीं चाहिए उन पर, आप लोगों की मकसम्बल चाहिए और उनका प्यार देखो कितना था मेरे प्रति। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए ना कर। तो वे शब्द वो भाव उनका मैं कैसे भुला दूँ कि बंदा। उन्होंने कहा कि फिर वे मैंने कहा मैं ये कुछ नहीं पैसे चाहिए मुझे भगवान पर इसका आस्ते सब अच्छा होगा कि। तो कह रहे हम के लिए सब कुछ अपने करने के लिए तैयार है। उसके बाद जब 437 की कार्यवाही होती है उसमें मेरे जॉन सान मतलब खुद के कमाई है सम्मान जो बताया ना उन्होंने, प्रशांत जी के बड़े भाई हमारे हॉस्टल वाले मित्र है, वे भी बड़े भाई है हमारे। विदिन प्लीज अपनी मतलब जमानती तक है। ये बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने उसमें कागज पे साइन नहीं किए थे, मैं दिल पे साइन किया। तो उनका तो बहुत ही मतलब विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि देखिए मैं और बहुत सारे साथी मेरे तमाम बहुत सारे मतलब सब मेरे केस का एक ऐसा पॉजिटिव वो रखता था। मतलब मेरे केस की मुझे कम जानकारी, उन लोग उनके लोग ज़्यादा फोकस उस चीज़ पे वे लोग ज़्यादा फोकस करते थे कि कौन सी तारीख है, कौन सी तारीख में अपना दोस्त 500 के नोट की व्यवस्था पहले रखते थे मिल जाएगा। तो उनके लिए तो मैं प्रार्थना करूँगा मैं हमेशा खुश रहे और मैं तो उनके साथ ही हूँ हमेशा। उनकी उन्होंने बहुत मेरी मदद करी सच में। ऐसा जीवन रहा। तो 27 सितंबर को जो समय था हम सुबह ही रवाना हुआ। उस दिन की सुबह में गम था और शाम में खुशी थी। मैं पानी भी नहीं पी रहा था और अदालत में गहमा घूमी बहुत थी, न्यूज़ फोर्स आ चुकी थी। लगभग 15 से 30 कांस्टेबल गेट पर लग चुके थे क्योंकि जज में 13 आदमी का आ रहा था। हाई प्रोफाइल फेस था। तो माननीय न्यायालय से आदेश आया कि 2 बजे जजमेंट सुनाया जाएगा लंच के बाद। तो उनमें एक पुलिस वाले थे, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, हेमंत भाई, बड़ा अच्छा व्यवहार है हम तो उस थाने के पैरोकार थे। उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि मैं इस केस में आरोपी बनाया गया हूँ। वकील साहब कहते बड़ी रिस्पेक्ट करते थे मेरी। तो फिर जब मैं कटघरे की ओर जजमेंट सुनने जाने लगा उन्होंने कहा वकील साहब आप कहाँ जा रहे हो। हाँ मेरा भी तो जजमेंट क्या क्या बात कर रहे हो, हो ही नहीं सकता। तो उससे पहले तो ये वे कहते कि वकील साहब कितनी देर का प्रोग्राम है। अब मेरे तो हवाई या उल्टी हुआ पता नहीं भाई। शाम में कहा प्रोग्राम तो ऐसे कह रहे हो भैया जैसे शादी हो किसी की। कह रहे किस टाइम आएगा जजमेंट, 2 बजे आएगा। तो 2 बजे जब मैं उस कटघरे की ओर सब 12 लोग चले गए, मैं सबसे बाद में गया था उस कटघरे में। और वो पहली बार मैं एक बार खड़ा हुआ उसमें कटघरे में। और उसी दिन ऊपर वाले ने परमात्मा ने मार दे बिल्कुल उससे बाहर निकाल दिया कुछ समय पर। मैं कभी उस कटघरे में मुझे नहीं बिल्कुल खड़ा ही होना पड़ा। तो सब ऊपर वाले की कृपा थी। जिस कोर्ट में कभी अपमान होता था वहाँ के सरकारी वकील साहब ये बोलते थे कि आइए वकील साहब बैठिए। इस कोर्ट में कभी भी बाबू ये कहते थे कि जाइए बाहर बैठिए 4-5 बजे तक। अब उनका नजरिया मुझे देख कर चेंज हो गया था। व्यवहार से, विनम्रता से, हिम्मत से सब कुछ अच्छा हुआ। हाँ एक रीड में बैठ के जैसे सामने आपके देखे हैं मेरे, और मैं सामने जब सरकारी वकील साहब को निहारता था और वे अपने तमाम ट्रैक पे चलते थे, एक बार कैसा हो कि गवाह को भी उल्टा उन्होंने भगा दिया। आपने क्या केस में? हाँ फिर केस को टालने के लिए मैंने वो गवाह घूमता हुआ बाहर दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि गवाह सामने जाकर। तो मैंने उनके विभाग के प्रशासनिक अधिकारी को फ़ोन किया मगर इस केस में एविडेंस और ये यहाँ पर टैली। फिर किसी और अधिकारी ने फ़ोन मिलाया उसी उसी गवाह के पास कि भाई तुम कहाँ हो। अगले दिन का सामने जाकर ड्यूटी किस टाइम से किस टाइम तक, वो 10 से 5 तक है उनकी असल में कोर्ट में ड्यूटी थी। और
उस केस में भी गवाह भी थे। उन्हें भगा दिया उन्होंने सरकारी वकील साहब ने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कप्तान साहब से बात करता हूँ। इतना कहते ही जो माननीय न्यायालय के समक्ष जो सरकारी वकील साहब ने ये कहा, जो हमारे सामने वकील साहब के अभियोजन पक्ष था, कि गवाह सामने जा चुका, सामने आने में 1 घंटा लगेगा। और वो गवाह जो 5 मिनट पहले सामने था, वो आके कोर्ट में हाँफता हुआ कहने लगे कि साहब मैं गवाह हूँ। तुम तो सामने रखते थे वकील साहब, ये क्या बोल रहे थे, आप सामने जा चुके हो तो ये तो आ गई। तो ऐसा भी होना कहते चला। फिर जब वे बात को टालने की कोशिश करते थे तो मेरे मन में एक विचार आता था, तो आसान काम नहीं है वकीलों के कब्जे से निकलना। तो वो चीज़ें, और ऐसा नहीं कि उस फाइल पे मैं खुद, वो फाइल मेरे शरीर से, मेरी आंखों से बिल्कुल तैर कर निकली है। मुझे उस फाइल में अपनी एक एक चीज़ मालूम था कि पाप क्या है। तो वो सारे केस होने के बाद भी, सारी सुनवाई होने के बाद भी मैं वहाँ से आता नहीं था। और अगर आपको जानकारी बताऊँ, मैं यहीं बैठा रहता था। मैं उस फाइल का पैरा तक देखता था कि इस फाइल में कौन कौन आदमी बात करने आता है, कौन कौन आदमी इस फाइल की जानकारी रखता है। तो फाइल का जितनी मेहनत मैंने आंखों से की, उतनी दिमाग से और जो है अपनी कलम से की। ये चीज़ें मैंने वहाँ पे महसूस की, इसलिए मैंने किसी बात पर किसी पर कोई विश्वास नहीं किया कभी। सिर्फ भगवान पर विश्वास है। किसी ने 2 बात कही, हाँ ये वकील कुछ करेगा, तो मैंने सुन ली। समय एक ऐसी चीज़ होती है कि वो अपने परिणाम से सबके चुप कर देता है। तो 27 सितंबर को जैसी जजमेंट आया कि अब अभियोजन पक्ष अमित के खिलाफ कोई सिंगल सबूत भी उपलब्ध नहीं करा पाया, अदालत ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। तो सच में मेरी आंखों में ऐसा था कि जो अंधकार था यूनो सब कुछ उजाला सा महसूस होता, जो भार था माइंड को हल्का हुआ। अब इन 12 साल में जो इंसान कभी रोया नहीं, और रोने का समय आपको बताता हूँ कि मुझे फील कैसा हुआ। एक किराए के मकान में फर्श पे लेट के जजमेंट से बरी होने के बाद सारे दोस्त मेरे पास आ रहे हैं, कोई खुशियाँ मनाने, कोई कैसे, क्योंकि मेरी कोई अपनी नौकरी की खुशियाँ मनाता है, कोई मेरी ज़िंदगी में क्या दिया बिल्कुल। तारीख का सब। और मेरी ज़िंदगी में वही एक टारगेट था। अब फिर नए अपने सपने स्थापित करे, न फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं फर्श पे लेट आज याद करता हूँ, जो माइंड का इमोशनल पार्ट 12 साल बाद हर वो तस्वीर देख कर, चाहे वे परिजन के रूप में मिले हो, चाहे भाई के रूप में मिले हो, चाहे दोस्त के रूप में, जिसने भी मेरा सहयोग किया, एक एक आदमी का मतलब देख के मुझे बड़ा, मेरे से मतलब बहुत अंदर से 1.5 महीने तक रोया मैं अंदर से। उसके बाद फिर दोबारा से हिम्मत से दोबारा खड़ा हुआ। फिर उसी जो हेल्पिंग नेचर थी, कहते हैं ना कि प्रकृति और लौटातिया जरूर है, जो जैसा आपको, हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए कोई अच्छा सोचेगा। अब उसी विचारधारा के साथ अपना फिर अपनी कोर्ट में प्रैक्टिस में एक्टिव रूप में आया, नए नए सपने देखने लगा, लोगों से मिलने लगा। तो अब मैं जीवन को एक जो पेन था उसे अपने संघर्ष में, अपनी जीत में तब्दील कर दिया। उस चीज़ को, जो बुरी चीज़ें हुई थी, उसे मिसाल के रूप में। वैसा यही होता है ना कि आपने तो उसको कन्वर्ट कर लिया। बहुत सारे लोग ऐसे टाइम पे टूट जाते हैं, है ना, नहीं खुद को संभाल पाते हैं, या फिर उनके अंदर ना एक बिटरनेस आ जाती है सिस्टम को लेकर के कि क्या ही सिस्टम है, मैं तो निर्दोष था, अब मेरी जिंदगी के तो 12 साल वेस्ट हो गए एक तरीके से, है ना। और जो आपने संघर्ष किया, जो दुख दर्द आपने झेले उन 12 साल, कोई नहीं झेल पाते, बहुत सारे लोग। नहीं झेल पाता। और और सच बताऊँ तो एक समय में 3 पीड़ा थी, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक। शारीरिक। तीनों पीड़ा एक साथ चली। लेकिन कभी ये नहीं सोचा फाड़ जाऊँ या सुसाइड कर लूँ। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, और जिंदगी जीने के लिए मिली है, मरने के लिए थोड़ी नहीं थी। और एक लाइन लिखती थी मैंने, खुद के शब्द लिखे थे, शायद वो दुनिया की किसी किताब पे ना मिला आपको। जब मैं अपने आप को मोटिवेट करता था, जैसे आज भी मेरे पास कोई, मैंने आपको बताया भी था बीच में कि मैं लाइन में लग कर खाना खाता था। आज जब मेरे पास कोई खाने के लिए आता था पैसे मांगने, या कोई वैसे आता था, या कोई पटरी पर अपना जीवन यापन कर रहा है, तो मैं सोचता था कि जब अकेलापन फील करता था, कुछ भी नहीं था जीवन में, सब कुछ अंधेरा था, एक एक तारीख का दर्द था, ना रहने की व्यवस्था थी, ना खाने की व्यवस्था थी, ना कोई शौक की व्यवस्था थी, ना जीवन में खुशियों का आभास था। और जब ना ना खुशियाँ थी ना त्यौहार थे, क्योंकि त्यौहार ही हमारी खुशियों से जाए।
और मैंने एक लाइन लिखी थी अपने ऊपर, सब कुछ होते हुए मतलब मेरे साथ ऐसा हो रखा है कि मैं अनाथ है। आप ये शब्द ऐसा छोटा सा की है, मैं क्या फील किया वो तब जब मैं अपने मन से, अपने हृदय से, अपने हाथों से जो मैं उसे उकेरा कि मैं अनाथ हूँ, मैं गुजरा हुआ हालात, कि मैं अनाथ हूँ, मैं गुजरा हुआ हालात से, और महकूंगा तेरी मैं भी अपनी खुशबू से, महकूंगा जब मैं भी अपनी खुशबू से, वो कि नस्लता हो पैदा। तो महकने का मौका आप सबकी दुआओं से आज है, और जीवन को सोचता हूँ कि बहुत ऊंचाई पर ले जाऊँ, बहुत संघर्ष से लोगों के काम आ सकूँ। जो नाउमीद लोग हैं, जो अपने आंखों की रोशनी देने पड़ चुके, उनके लिए उम्मीद की किरण बनना का। वैसे जब आपके ऊपर खुद इतना कुछ बीता, अब आप एक क्रिमिनल लॉयर हो, जी। तो आपके पास ऑब्वियसली बहुत सारे केसेस आते हैं, और वो केसेस आते हैं तो वहाँ पर एज अ लॉयर कई बार हम डिसीजन नहीं ले पाते कि मुझे इस केस को सपोर्ट करना है, नहीं करना है। तो वहाँ पर आप कैसे डिसाइड करते हो? क्योंकि कई बार अब पीछे जो बीत गया सो बीत गया इन अ वे, है ना? वो आपने जी लिया, सह लिया और आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में। बट कुछ लोगों के केसेस ऐसे होते हैं जो वापस से आपको सेम चीज़ों को सोचने पे मजबूर एक कर चीज देते हैं। आपने सुनी होगी ना कि कहते हैं कि जो तन के घाव भर जा, मन के नहीं बात को। मन के घाव कभी नहीं भरते। एक तो कभी भी जो कोई आदमी आता है, उसके सामने पैसा भी से नहीं रहता। किसी का आप काम करोगे, जो किसी के आत्मा दुख, आप मुझे पैसा मिल जाए, जो मैं साफ शब्दों में ही बोलता हूँ आपसे, अपनी भाषा में बोलता हूँ कि किसी की इच्छा हो, आप देख के चले जाओ। जो पीड़ा दर्द वो तो अंदर रहेगी हमेशा। तो यदि पीड़ा और अपने दिन आदमी भूल जाए, तो उसके अंदर एक अच्छे इंसान की वो कमी आ जाएगी। तो मैं तो समझता हूँ इस पीड़ा ने ही एक अच्छे इंसान को अच्छे तराशा। अमित को तराशा है, जो ईसा एडवोकेट अमित के रूप में लोग जानते हैं। और वर्दी देखो कितनी सजी, 18 साल की एज से। वर्दी आर्मी की सजी थी, वर्दी जेल की सजी, वर्दी जेल की सजी, अब एडवोकेट की वर्दी सजी। अब आगे कौन सी वर्दी रहेगी ऊपर वाले को पता है। बिल्कुल सर। और वहां से लेकर के ये सब पर यहाँ तक, जबकि आपके ऊपर अब बायोपिक भी बनने वाली है, तो वो सफर अपने आप में ही कितना अलग है ना? क्या था, क्या सोचा था आपने कि आर्मी में जाओगे, उसके बाद फिर जो आपकी लाइफ में इंस्टेंस हो गया, उसके बाद आपने लॉ की, वहां पर अब आप केसेस कर रहे हैं, उसके बाद अब आपके ऊपर एक बायोपिक बनेगी। तो वही है ना कि आपने कभी सोचा नहीं था, बट भगवान की कृपा थी और कुछ हालात थे कि चीजें ऐसी होती चली गई। मैं आपको इस विषय में देखो प्रकाश मैं डालना चाहूँगा। मैंने एक्सपीरियंस के तौर पर बताऊँ, जब आप बचपन में छोटे होते हो, आपसे बहुत लोग प्यार करते हैं। जैसे ही आप थोड़े बड़े होते हो, आपके आसपास के लोग, जब आप उनसे आगे बढ़ते हो या आपसे कुछ भी करते हो, या आपका बेहतर भविष्य हो सकता है, तो उनका प्यार ईर्ष्या में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल, जो मैं समझ पाया इस जीवन में। उसके बाद ये हादसा होता है। इस हादसे में मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाता हूँ, टूटता नहीं हूँ, अकेला जरूर पड़ा। बस एक मन को ये समझाता था कि मरना नहीं, जीना है, इस दाग को मिटाना है। अगर मौत भी आए तो उस दाग के मिटने के बाद आए, मौत पहले भी ना आए। भगवान से ये भी कहता था पहले इसलिए ना आए तो कोई दाग अधूरा नहीं रखना चाहता था। अब दाग बेदाग हुआ, तो अब लगता है कि एक्स्ट्रा जैसे कोई चीज़ होती है, दूसरा जन्म माने। एक जन्म तो हो चुका था, ये भी मैं किसी इसे जो है मतलब दूसरे जन्म से कम नहीं मानता। ये जिंदगी मौत की बात नहीं। तो लेकिन कभी मैं निराश नहीं हुआ। इसे मैं मतलब इसी भावना के साथ बताना चाह रहा हूँ कि लाइफ में फेज तो बहुत आते हैं, लेकिन मैं कई बार जैसे कहा कि जीने की आदत, मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इन इस सब चीज़ में तीन ही तो चीज़ काम है, ये अपना देखिए, साहस, धैर्य और बुद्धि। आजकल हम लोग क्या करते हैं, किसी के ऊपर केस भी चला रहता है, वो धैर्य नहीं रख पाता कि 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गया, 12 साल कम नहीं बैठते, 18 से 30 साल की उम्र, वो उम्र जो हर वो उम्र दोबारा नहीं आती किसी तरीके से। तो वो लाइफ ऐसी थी। आज भी ये मानो कि आज भी मैं कुछ नादानियों में जीने की कोशिश करता हूँ उसी उम्र की। लेकिन अच्छा लगता है, वो सब लोगों को मेरे से सीखने को मिला। और मैं तो चाहता हूँ कि जो लोग अपने आंखों की रोशनी धूमिल धूमिल कर चुके, एक बार में मेरे जीवन की कहानी, मेरे जीवन के संघर्ष को जरूर पढ़े। मैं मानता भी कभी निराश नहीं हूँ। सर का दर्द, ये मौत, ये सुसाइड कुछ नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि मुझे पेंशन ही नहीं होती है,
जब इतनी बड़ी टेंशन आदमी इतने उतार चढ़ाव जिंदगी में इतने अच्छे भले बुरे डिसीजन लिए हो, तो जीवन में और कुछ ही मुझे वो अब ऐसा लग एक चीज़ और बोलता हूँ मैं, बड़ा पॉजिटिव रहने के लिए, और सबको वो सुननी भी चाहिए। जब भी आप लो फील करो, जब भी आप निराश रहो, आप बस एक हमारा एक ही स्टाइल है, जब भी टेंशन आए चुपते से रहो, तो ऐसे कुछ नहीं होती टेंशन में। तो जिंदगी जीने का तरीका सीख लिया आपने और जिंदगी को जीने का तरीका सीखा, जिंदगी को समझना। बहुत से आदमी सिर्फ पैसा भी कमाते हैं, जैसे मैंने देखा, ये खर्च नहीं कर पाते, पैसा देखने के लिए थोड़ी कमाते हैं। सही बात है। और एक आदमी जिस पे पैसे वो भी नहीं रहा, जैसे मैं अपने बारे में बोलता हूँ कि पैसा हमारे पास है नहीं और हमारा काम कोई रोक नहीं रहा, तो लाइफ को जीनी चाहिए। कुछ नहीं पता है आपके जीवन का कुछ। हमारी शुरुआत होने से पहले लाइफ ऐसे दर्दनाक मोड़ में रही, वापसी असंभव थी, लेकिन सब संभव यदि आप मन से अच्छे हो, मन से सच्चे हो। आपको लोग ऐसे ही मिलेंगे, आपके कारण ऐसे ही बनेंगे। आप जैसा सोचोगे आप कैसे बढ़े। हमेशा इसके बड़ा सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो सब अच्छे परिणाम आएंगे। अपने आप को निराशा में क्यों देखो, अपने आप को जीत में ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में महसूस करो, तो जीत होगी। और मेरा तो एक मानना भी है, जो मैं सोचता हूँ वो मैं करता हूँ। इसलिए मैं पहले तो खामोश रहा 12 साल तक, लोगों को ये भी मालूम नहीं था कि अमित बोलता भी है। जब हमारा हमारा परिणाम आया, उसके बाद देश की जितनी इंटरेस्ट मीडिया थी, तो जो आसपास के लोग थे, कह रहे हमें क्या, तो बहुत अच्छा बोलता है, तो बोलता भी है। मैंने कहा मैं बोलता इसलिए हूँ, मैं उस मन की पीड़ा को लेकर जीना नहीं चाहता था। मैं सबको बताया, ये हुआ था, अब ये वो आपके सामने है। एक आर्मी में जाने वाला व्यक्ति, अब इस वहाँ बॉर्डर का देश देश की रक्षा करता। अब भी देश भावना के साथ ही हम देश की वकालत में हो, तो अपनी अच्छे नेचर के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छे ज्ञान के साथ लोगों की बिल्कुल सर। आप एक्चुअली में इंस्पिरेशन हो बहुत सारे लोगों के लिए एंड आई होप लोग वही इंस्पिरेशन यहाँ से ले और जीवन में जैसे आपने हार नहीं मारी कोई भी हार ना मारे से। नहीं, खातना नहीं है, आगे बढ़ना है। बिल्कुल। आगे बढ़ने से ही मतलब आप बेहतर अपनी उन्नति के रास्ते खोल सकते हो। निराशा के भाव में आप कोई भी काम करोगे वो ऐसा ही होगा। ऊर्जावान के रूप में एक चीज है ना, जिंदगी में जो रिस्क ना लिया है, तो परिणाम कैसे आप, जैसे फैसले होते हैं, फैसले पर कभी पछताना नहीं चाहिए। फैसला अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो इसलिए अपने आप को बेहतर 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 बनाने के लिए डिसीजन लेने की क्षमता आदमी में होनी चाहिए। अपने डिसीजन औरों को आपसे बेहतर आपको कोई जानता ही है। अपने डिसीजन आप खुद लो, आपसे बेहतर भला करो कोई ना। अब जो प्यार वाली बात बताई थी मैंने, इंसान सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करता है। बाकी तो ये सब प्यार तो चलता ही, प्यार तो एक जीवन का भी हिस्सा है। प्यार प्यार को बहुत से लोग, जैसे प्यार के ऊपर में बात करूं, प्यार किसी भी रूप में आपको मिल सकता है। प्यार दोस्ती का भी प्यार होता है, उससे देखने का आपका नज़रिया क्या है वो मायने रखता है। प्यार बिना भी जीवन अधूरा है, क्या होना चाहिए किसी के लिए। नहीं सर, अभी मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के आपकी स्टोरी जाना अभी एंड आई होप लोग इससे इंस्पिरेशन ले और आगे आपकी बायोपिक आएगी तो वो भी ज़रूर देखें और अपनी लाइफ में रेलेवेंट चेंजेस उम्मीद है वो बायोपिक देश में बड़े कर पाएगी, और उसे बहुत हमारे हिंदुस्तान के जितने भी युवा है, हमारे साथी है, अधिवक्ता साथी है, आर्मी वाले है, पुलिस वाले है, वकील है, आप जैसे विद्वान विदुषी लोग है, तो सबका सपोर्ट मिलेगा, तो उम्मीद है वो बायोपिक बड़ी ऊंचाई पर पहुंचेगी। यही आशा है कि हम अपने लेवल पे जो सपोर्ट कर पाएंगे वो करें। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव।